गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं और बहुत जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए आप लोग सभी बच्चों के साथ में। आज हम चैप्टर 3 जो है मानव जनन, उसके लघु उत्तरीय प्रश्न करने जा रहे हैं सॉल्व। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मानव स्त्री के अंडाणु में मानव स्त्री के अंडाणु में एग की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? एग की बात कर रहे हैं। मानव स्त्री के अंडाणु में कितने व किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं? किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं? चलो आंसर देख लें फटाफट से। देखो आप सभी को वैसे तो पता है, देखो यहाँ पे बात पूछी जा रही है अंडाणु में, ठीक है, कि मानव स्त्री के अंडाणु में कितने व किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। हृदयांशी पूछ रहे, तुमने रैंकर बैच ज्वाइन किया था क्या? हाँ भाई किया था, हृदयांशी किया था। चलो अब देखो आंसर इसका, मानव स्त्री के अंडाणु में कितने गुणसूत्र? मानव स्त्री के अंडाणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, स्त्री अंडाणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 23 गुणसूत्र होते हैं। 23 में से जो 22 होते हैं, ध्यान देंगे, 23 में से या कहेंगे इनमें से 22 गुणसूत्र कैसे होते हैं? अलिंग, या हम लिखेंगे 22 अलिंग गुणसूत्र होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 22 अलिंग गुणसूत्र, या इनको हम क्या लिख सकते हैं? ऑटोसोम। ठीक है, 22 अलिंग गुणसूत्र तथा एक क्या होगा? तथा एक लिंग गुणसूत्र तथा एक एक्स गुणसूत्र तथा एक एक्स गुणसूत्र। इसको हम क्या लिख देंगे? एक्स गुणसूत्र को क्या लिख देंगे? लिंग गुणसूत्र। क्या लिख देंगे? लिंग गुणसूत्र। पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। बाकी आपको आगे प्रॉपर काम पता है इनका। गुड इवनिंग तनु शर्मा, कैसे हो सभी? तनु पूछ रहे हैं कैसे हो सभी? सब ठीक है भाई, सब ठीक है, अच्छे हैं। ठीक है, तो देखो मानव स्त्री के अंडाणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, इनमें से 22 अलिंग गुणसूत्र यानी कि ऑटोसोम होते हैं, और एक जो होता है एक गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, महिलाओं में अंडाणु या हम कहेंगे ओवा का निषेचन कहां पर होता है? कहां पर
होता है। ठीक है, यानी कि महिलाओं में जो एग है वो कहाँ पर फर्टिलाइज होता है, क्वेश्चन ये है। आंसर देखेंगे इसका। तो महिलाओं में जो अंडाणु का निषेचन पूछ रहा है ना, महिलाओं में अंडाणु या ओवा या एग कह देंगे का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में भाई, बताया था ना। फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। और जब एक बार निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद में जो जोना पेलुसिटा होती है वो अपने आप को इतना टाइट कर लेती है कि कोई जो और स्पर्म है वो इसमें एंटर नहीं कर पाता है। कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है। आगे बढ़ते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन कोशिकाओं का नाम बताइए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान कराती हैं या करती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन कोशिकाओं का नाम, उन कोशिकाओं का नाम बताइए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को, जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं, पोषण प्रदान कराती हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कराती हैं। ठीक है, अब इसमें उस कोशिका का नाम पूछा है कि जब जो स्पर्म बन गया है, शुक्राणु बन गया है, उसके बाद में उसको पोषण जो प्रदान कराती है। देखते हैं किस बच्चे ने आंसर किया है। हमारे वाले बैच में बच्चे बहुत थे। दीपक सक्सेना, प्रांजलि ने नाम बता दिया है। मैम का नाम वर्षा सिंह है। धन्यवाद प्रांजलि। इसका आंसर करें भाई, किसी को पता हो तो। उन कोशिकाओं का नाम बताइए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान कराती हैं। अगर आपको किसी को आंसर पता है तो हम 1 मिनट वेट भी कर लेते हैं। अरे भाई बब्बन सिंह, सबका होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिंदी, मैथ। ठीक है, सभी का होता है। चलो, अगर किसी को नहीं पता हम आंसर करते हैं फटाफट। देखो, इसमें पूछा है उन कोशिकाओं का नाम बताइए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं या कराती हैं। तो उन कोशिकाओं का नाम क्या है? उन कोशिकाओं का नाम है क्या? सर्टोली कोशिका। क्या है? सर्टोली कोशिका है। सर्टोली कोशिका जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान कराती है। ठीक है, जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान कराती हैं। देखो, आप लोग ये किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है और आप लोग ये बार बार भूल भी जाते हो। ठीक है, हमने बताया था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उसके अंदर ही हमारी ये सर्टोली सेल जो हैं वो पाई जाती हैं। कितनी बार बता चुके हैं कि जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं जिनका काम क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण करना। ठीक है, शुक्रजनक नलिकाओं का क्या काम है?
जिनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो शुक्रजनक नलिकाओं का काम है शुक्राणुओं को जनरेट करना, यानी कि शुक्राणुओं को बनाना। उन्हीं शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर सर्टोली कोशिका या कहेंगे सर्टोली सेल होती हैं, जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को क्या करती हैं, विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान कराती हैं। आर्मी ट्रेनिंग शॉर्ट वीडियो, गुड इवनिंग। अरुण भारती कह रहे हैं भूल गए मैम। भाई मैंने जैसे अभी ये बोल दिया था कि हाँ था बैच में बच्चा, मैं बोल रही हूँ सारे बच्चों के नाम याद है। पुराने बच्चे जितने भी आ जाओगे ना, आप सबके नाम पता है। वो बात अलग है कि आप आईडी चेंज करके आ जाओ। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक युग्मजी तथा द्वियुग्मजी में अंतर बताइए। क्वेश्चन है हमारा, एक युग्मजी तथा द्वियुग्मजी, एक युग्मजी तथा द्वियुग्मजी में अंतर बताइए। अंतर बताइए, यानी कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, यस मैम क्लियर है। ठीक है, क्या बात चल रही है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस की बात चल रही है। तो आंसर देख लेते हैं हम। देखो, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में होता क्या है, इसमें एक ही एग, यानी कि जो एक निषेचित एग होता है, यानी कि जो एक फर्टिलाइज एग होता है, उसमें क्या होता है, उसमें विदलन के फलस्वरूप वो स्वतंत्र हो जाता है, या कहेंगे उसमें क्लीवेज आता है, और क्लीवेज के बाद में वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक युग्मजी में लिख सकते हैं मोनोजाइगोटिक में लिख सकते हैं हम क्या, इसमें एक निषेचित अंडाणु, क्या एक निषेचित अंडाणु, यानी कि जो एक फर्टिलाइज्ड एग है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एक निषेचित अंडाणु विदलन के फलस्वरूप, विदलन के फलस्वरूप, विदलन क्या होता है, विदलन को हम इंग्लिश में कहेंगे क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज यानी कि एक पार्ट को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देना, उसको हम विदलन कहते हैं, या कहेंगे हम उसे क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, तो एक युग्मजी या कहेंगे मोनोजाइगोटिक में क्या होता है कि एक निषेचित अंडाणु विदलन के फलस्वरूप क्या होता है, तो या कहेंगे अलग अलग स्वतंत्र भाग में टूट जाता है, या कहेंगे बट जाता है। ठीक है, प्रत्येक भाग स्वतंत्र रूप से इसमें क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो एक निश्चित अंडाणु विदलन के फलस्वरूप स्वतंत्र रूप से क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, स्वतंत्र रूप से विकसित हो जाता है। इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इसका हम आपको एक डायग्राम से भी अभी समझाएंगे। ठीक है, डायग्राम के जरिए समझाएंगे, हो सकता है आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अभिषेक यदुवंशी, अभिषेक 12th क्लास की बायो का हमारा ये सेशन चल रहा है। ठीक है, 12th की बायो चल रही है। देखो इसमें होता क्या है, मोनोजाइगोटिक में ध्यान से सुनेंगे, मोनोजाइगोटिक में क्या होता है, एक एग है। ठीक है, एक एग है, ये फर्टिलाइज्ड हुआ, यानी कि निषेचित हुआ,
यहां पर हो गया इसमें फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म ने एग को क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया। अब उसके बाद में इसमें क्या होगा कि ये जो एग फर्टिलाइज हुआ है, हमने लिखा है कि विदलन के फलस्वरूप, यानी कि इसमें क्या होगा, क्लीवेज आ जाएगा, यानी कि ये जाइगोट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, जाइगोट तो ये बनेगा, ठीक है। जाइगोट के बाद में ऐसा इसमें क्या आ जाता है, विदलन या कहेंगे हम क्लीवेज आ जाता है। मान लीजिए मान लीजिए कि ये जो स्पर्म फर्टिलाइज हुआ है, ध्यान से सुनेंगे, मान लीजिए ये जो स्पर्म फर्टिलाइज हुआ है, इसने इसको सिर्फ क्या दिया है, एक्स। आपको पता है फीमेल में तो एक्स एक्स ही होता है और मेल में एक्स वाई होता है, ये तो आपको पता है। तो हम कह रहे हैं कि देखो फीमेल में क्या था, पहले से एक्स था, हम कह रहे हैं कि मेल ने भी, यानी कि स्पर्म से भी इसको क्या आया है, एक्स आया है, ठीक है, स्पर्म से भी इसको क्या आया है, एक्स आया है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जब इसमें क्लीवेज या विदलन आएगा तो ये क्या होगा, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगा तो ध्यान से सुनेंगे भाई और ध्यान भी रखेंगे आप लोग। हमने कहा था कि यहाँ पर स्पर्म ने इसको एक्स गुणसूत्र के साथ में फर्टिलाइज किया है। तो इस कंडीशन में जो ट्विंस होंगे, यानी कि जो जुड़वा बच्चे होंगे वो क्या होंगे, देखो भाई एक्स एक्स है, तो अगर ये अलग हो जाते हैं, अलग अलग क्लीवेज के बाद में डेवलप होते हैं, तो ये दोनों जो हैं ट्विंस वो कैसे होंगे, ये दोनों ट्विंस होंगी बेबी गर्ल, ठीक है। आपने देखा होगा जुड़वा लड़कियां या जुड़वा लड़के होते हैं। तो 3rd चैप्टर चल रहा है अभिषेक, ठीक है, तो ये दोनों लड़कियां होंगी। अगर ध्यान से सुनेंगे, अगर स्पर्म जो है इस एग को वाई के साथ फर्टिलाइज करता है, ध्यान से सुने, अगर स्पर्म इस एग को वाई के साथ फर्टिलाइज करता है और वाई के साथ फर्टिलाइज करने के बाद में इसमें क्लीवेज आएगा, क्लीवेज के बाद में स्वतंत्र रूप से अलग हो जाएंगे, अलग अलग होने के बाद में ये डेवलप होंगे, तो ये फिर जो दोनों जुड़वा बच्चे बनेंगे तो ये क्या बनेंगे, बेबी बॉय बनेंगे, ठीक है। क्या बनेंगे, ये बेबी बॉय बनेंगे। तो ये होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, यानी कि जुड़वा बच्चे। तो आपने देखा होगा सेम लड़की लड़की या लड़के लड़के जो होते हैं वो, उनकी बात कर रहे हैं हम ये, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेबी बॉय। हाँ सौम्या कह रही है, ठीक है। बब्बन सिंह, देखो अगर आप पेड बैच ज्वाइन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको पे करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत कम फीस है, पूरी साल की फीस है। जब तक आपके एग्जाम होंगे उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायो, जो भी बायो है तो बायो, मैथ है तो मैथ, वो आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और शायद पेमेंट 1500 रुपये के अराउंड है, कंफर्म नहीं पता है मुझे। बाकी यहाँ पे हमारे इस पे नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल करके सारी बात पता कर लीजिए, ठीक है। ओहो, हृदयांशी पूछ रही है मैम इंटर में आपके कितने परसेंटेज थे। क्यों बेटा, मेरा परसेंटेज मैटर करता है क्या पढ़ाने में? पर बहुत गंदे नहीं थे, इतना पता है, अच्छे थे, ठीक है, अच्छे थे, बहुत गंदे नहीं थे। अभी जो आप लोग फिलहाल आज की डेट में ला रहे हो उतने तो मेरे आराम से थे भाई, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम बात करेंगे डाइजाइगोटिक ट्विंस की, ठीक है। देखो अब देखो, ये है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, इसमें कि एक ही स्पर्म एक ही एग को फर्टिलाइज करता है और उसके बाद में वो क्लीवेज के द्वारा क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाते हैं वो, ठीक है। प्रांजलि कह रही मैम के 85% थे सिस। हाँ अरुण भारती, अगर मैम दोनों लड़के हों तो कैसे होगा? अरे हृदयांशी भाई बेटा, मैं भी ऐसे ही बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, आपने पूछ लिया। देखो किसने बताया, प्रांजलि ने बता दिया, प्रांजलि को पता है, उन्होंने बता दिया, ठीक है।
देखो अभी ये कोई कौन है, अरुण करके हैं, अरुण, हाँ अरुण पूछ रहे हैं मैम बॉय कैसे होगा। तो देखो अभी बताया हमने कि ये जो स्पर्म है अगर ये इस एग को वाई क्रोमोसोम के साथ में फर्टिलाइज करता है, ये तो आपको पता है कि मेल के पास में एक्स वाई होता है और फीमेल के पास में एक्स एक्स होता है। तो हम यही बोल रहे हैं अगर स्पर्म वाई के साथ में इसको फर्टिलाइज करेगा तो यहाँ पे भाई एग के पास में तो पहले से ही एक्स है और स्पर्म ने इसको वाई के साथ फर्टिलाइज किया तो एक्स वाई हो जाएगा। जब एक्स वाई हो जाएगा तो क्लीवेज के बाद में यहाँ पे भी एक्स वाई होगा और जब एक्स वाई होगा तो बॉय होंगे। अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया है कि स्पर्म अगर एक्स के साथ में फर्टिलाइज करता है, ठीक है, स्पर्म जो है एग को एक्स के साथ में फर्टिलाइज करता है तो वहां पे उस कंडीशन में हमारे पास में बेबी गर्ल होगी, ठीक है। मैम रैंकर बैच में, हाँ वहां पे सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा अंकित। चलो आगे बढ़े भाई, आगे नहीं बढ़ने दे तो आप लोग, ठीक है। ये क्लियर हो गया मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब हम देखते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस या कहेंगे द्वियुग्मजी। ओके रख लेते हो आप लोग, द्वियुग्मजी या कहेंगे हम डाइजाइगोटिक, ठीक है। अब हम डाइजाइगोटिक की बात कर रहे हैं। देखो इसमें क्या होता है, उसमें हमने कहा था कि एक स्पर्म एक अंडाणु को फर्टिलाइज करता है, ठीक है, यही तो कहा था। अब इसमें कह रहे हैं इसमें अलग अलग युग्माणु विकसित होते हैं, ठीक है, इसमें अलग अलग युग्माणु विकसित होते हैं। यानी कि इसमें होगा क्या, इसमें स्पर्म भी अलग होंगे, मतलब दो स्पर्म होंगे, दो ही एग होंगे, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है किसी कंडीशन में दो एग रिलीज हो जाते हैं, फीमेल की ओवरी से होता क्या है वहां पर दो एग रिलीज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में हम ऐसे अगर पहले थ्योरी देखें तो उसमें हम ये लिख सकते हैं कि इसमें अलग अलग निषेचित युग्माणु विकसित होते हैं। अलग अलग युग्माणु विकसित होते हैं, ठीक है, यानी कि जो युग्मक इसमें बनते हैं वो अलग अलग होंगे। और मोनोजाइगोटिक में हमने क्या कहा था कि एक ही युग्मक था, उसमें क्लीवेज हुआ, क्लीवेज के बाद में वो फिर डेवलप होके दो अलग अलग चाइल्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसमें हम कह रहे हैं कि दो अलग अलग युग्माणु विकसित होंगे, ठीक है, दो अलग अलग, यस मैम, एक स्पर्म फर्टिलाइजेशन, हाँ उसमें एक, भाई बब्बन आप फ्री में ही पढ़ रहे हो अभी, और इससे ज्यादा फ्री में क्या पढ़ोगे बताओ, आप फ्री में ही तो पढ़ रहे हो अभी, बताओ अभी ये जो आप पढ़ रहे हो क्या फ्री में ही तो पढ़ रहे हो अभी। देखो यहाँ पे मैं एक डायग्राम भी बनाऊंगी, इसमें समझ लीजिए अलग अलग युग्मक विकसित होते हैं और इनकी जो संरचना होती है, ध्यान से सुनेंगे, इनकी संरचना भी कैसी होती है, या हम ये लिख सकते हैं इनकी, सॉरी, इनकी जीन संरचना, जीन संरचना भी भिन्न होती है। जीन संरचना का क्या मतलब है, यानी कि ये जो दिखते हैं जैसे वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि एक बेबी बॉय हो सकता है, एक बेबी गर्ल हो सकता है, तो जो इनका जीन संरचना है वो कैसी हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, ठीक है, कैसी हो जाएगी, अलग अलग। और नेक्स्ट इसमें देखेंगे या तो ये एक ही लिंग के हो सकते हैं या फिर अलग अलग के, यानी कि या तो ये लड़के लड़के, लड़कियां लड़कियां, या फिर लड़का लड़की दोनों भी हो सकते हैं। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं या तो ये एक लिंग के हो सकते हैं, या तो ये एक लिंग के हो सकते हैं,
या फिर अलग अलग लिंग के भी हो सकते हैं, लिंग के भी हो सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं या तो ये लड़की यानी कि गर्ल, या फिर अगर हम बात करें तो ये बॉय, या फिर हम बात करें तो ये गर्ल और बॉय। ये मतलब कुछ ऐसे हो सकते हैं। में ट्विंस में लड़की लड़के या फिर लड़की और लड़का दोनों ही हो सकते हैं। आप लोगों ने एग्जाम्पल अपने आसपास शायद काफी देखे भी हों, ट्विंस जो बच्चे होते हैं उनमें। आप देख लीजिए इसका एग्जाम्पल कि इसमें जो डाइजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं उसमें होता क्या है। देखो उसमें होता क्या है, हमारे पास में जो एग है वो एग भी कितने होते हैं, 2। अब आपको पता है कि जो शुक्राणुओं की संख्या है, या कहेंगे जो नंबर ऑफ स्पर्म है, वो कितने एंटर करते हैं, बहुत सारे। ठीक है, आपको पता है नंबर ऑफ स्पर्म बहुत सारे एंटर करते हैं एक फीमेल के यूटेरस में। ठीक है, तो हमने आपको एक बात बताई थी कि जब स्पर्म फर्टिलाइज होता है, किससे, एग से स्पर्म जब फर्टिलाइज हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद में तो जो एग की जोना पेलुसिटा होती है वो अपने आप को टाइट कर लेती है ताकि और स्पर्म उसमें एंटर ना कर पाए। ठीक है, और स्पर्म उसमें एंटर ना कर पाए। यहाँ पर हमारे पास में 2 एग है। ठीक है, 2 एग है भाई, नंबर ऑफ स्पर्म जो है वो बहुत सारे एंटर करते हैं यूटेरस में। तो 2 स्पर्म है तो 2 एग है तो 2 एग को 2 स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, 2 एग को 2 स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद में एक जाइगोट अलग बनेगा, यानी कि जो ये लिख दें ऐसे फर्स्ट और यहाँ पे लिख देते हैं हम सेकेंड। ठीक है, जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ है उसका जाइगोट अलग बनेगा। ठीक है, उसका जाइगोट अलग बन के तैयार हो जाएगा, और जो सेकंड फर्टिलाइजेशन है उसका जाइगोट अलग बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, मोनोजाइगोटिक में क्या था, एक जाइगोट था, क्लीवेज हुआ, फिर क्लीवेज के बाद में अलग अलग हो गए, स्वतंत्र रूप से अलग अलग वो सेल दोनों डिवाइड हो गई, फिर वो आगे डेवलप हुई। लेकिन डाइजाइगोटिक में क्या होता है कि जो दोनों जाइगोट है अपना अलग अलग क्या होंगे, डेवलप होंगे। ठीक है, अलग अलग डेवलपमेंट होगा इसमें यहाँ पर। अब यहाँ पे अलग अलग डेवलपमेंट के बाद में ये अपना अलग नया भ्रूण बन के, या कहेंगे एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो या भ्रूण बन के ये तैयार हो जाएगा। ये आपको एग्जाम्पल पता ही है, या तो ये दोनों गर्ल हो सकती हैं, दोनों बॉय हो सकते हैं, या एक बॉय और एक गर्ल भी हो सकती है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, ये जाइगोट है। क्या है, जाइगोट है, ये वाला जाइगोट है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत पहले पूछ रहे थे कि मैम मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस बता दीजिए। ठीक है, अब आ गया ये क्वेश्चन, अब क्लियर है एकदम। यस मैम, सौम्या कह रही हैं यस मैम। मैम ओवरी में कितने दिन लगते हैं निषेचन में? भाई ओवरी में निषेचन नहीं होता है, पहली बात तो। ठीक है, पहली बात तो जो आप पूछ रहे हैं ना, ध्यान से सुने, ओवरी में निषेचन नहीं होता है। हमने अभी बताया था ओवरी का काम होता है सिर्फ एग का फॉर्मेशन करना। ओवरी का काम एग का फॉर्मेशन करना, एग को बनाना होता है बस।
ओवरी एग बनाकर रिलीज कर देती है। उसके बाद में जो फिम्बरी है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है, वो इसको कैच करके कहाँ भेजता है, फैलोपियन ट्यूब में भेजता है। और फैलोपियन ट्यूब में होता है क्या, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। कभी ये मत कहिएगा कि ओवरी में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, स्पर्म वहां इतना अंदर ओवरी तक नहीं जाएगा भाई, एग रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में आता है। क्लियर है यहां तक? आकाश मिश्रा, जी मैम क्लियर है। ओव्यूलेशन होता है, देखो ओव्यूलेशन हम कहते हैं, नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओव्यूलेशन यानी कि जब ओवरी एग को रिलीज करती है तो उस टाइम को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। बोलते हैं ना ओव्यूलेशन टाइम है या ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा है, तो उसका मतलब होता है वो डेज या वो टाइम जब ओवरी एग रिलीज करने को एकदम तैयार होती है, या कहेंगे एग रिलीज करती है, उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, हाँ वर्षापाल, वर्षापाल हम उनको यही समझा रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। उन्होंने कहा है ओवरी में होता है, तो वो ही क्लियर कर रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन ओवरी में नहीं होता, वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। ओवरी का काम बस एग रिलीज करना होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे बढ़ते हैं। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? लैंगिक जनन किसे कहते हैं? अगर देखा जाए वैसे सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कौन है? तनु शर्मा, तनु पढ़ा देंगे। अभी जो पढ़ा रहे हैं वो देख लीजिए। ठीक है, चलो यहां पे आ जाइए। लैंगिक जनन सबसे पहले ध्यान देंगे, सबसे पहले लैंगिक जनन जो होता है ये कैसा होता है, बाई पेरेंट होता है। ठीक है, लैंगिक जनन कैसा होता है, बाई पेरेंट। बाई पेरेंट का क्या मतलब होता है आपको पता है? बाई माने दो, पेरेंट माने आपको पता है जनक। ठीक है, यानी कि जो लैंगिक जनन है तो उसमें दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। ठीक है, वहीं अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें तो वो सिंगल पेरेंटल होता है। ठीक है, कैसा होता है वो, सिंगल पेरेंटल होता है। अगर हम लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं तो लैंगिक जनन बाई पेरेंट होता है। बाई माने दो, पेरेंट माने जनक, यानी कि इसमें दो पेरेंट होते हैं, एक मदर और दूसरे फादर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए इसमें हम ये कह सकते हैं फ्यूजन ऑफ, लैंगिक जनन में हम क्या कह सकते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक आपस में मिलकर या आपस में फ्यूज होकर एक जाइगोट और जाइगोट से एक भ्रूण का निर्माण करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन, सॉरी लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कह देते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे, एक नर युग्मक या हम कहेंगे मेल गैमेट तथा एक मादा युग्मक फीमेल गैमेट। ठीक है, एक नर युग्मक तथा एक मादा युग्मक आपस में संलयित होकर या फ्यूज होकर, आपस में संलयित होकर, या हम लिख सकते हैं इनमें क्या होगा, फ्यूजन होगा। इनमें क्या होगा, फ्यूजन भी कह सकते हैं, इनमें क्या होगा, फ्यूजन होगा। आपस में संलयित होकर एक युग्मनज
एक युग्मनज या कहेंगे जाइगोट, क्या एक युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। अब जाइगोट के निर्माण के बाद में क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा या कहेंगे एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, जाइगोट का निर्माण करते हैं या जाइगोट का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, इस प्रक्रिया को हम लैंगिक जनन या कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया अलैंगिक जनन। आपको पता है जाइगोट के बाद में क्या बन के तैयार हो जाएगा, जाइगोट के बाद में तराना चौधरी, फीमेल गैमेट में 23 गुणसूत्र होते हैं। बिल्कुल सही है, और हम ये बता भी चुके हैं आपको कि जो फीमेल गैमेट होता है, देखो भाई दोनों में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों में 23 होता है, दोनों में क्या होता है फिर हाफ होता है, यानी कि दोनों को आधा आधा मिलकर एक नए उसका जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब आपको यहां से पता ही है कि जो जाइगोट है वो डेवलप होके एक भ्रूण का निर्माण करेगा। ठीक है, जो जाइगोट है, ये जो जाइगोट बन के तैयार हुआ है, ये जाइगोट आगे क्या करेगा, एक भ्रूण का निर्माण करेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं जाइगोट आगे भ्रूण का निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। ठीक है, भ्रूण का निर्माण करेगा, और जाइगोट जब भ्रूण का निर्माण कर देगा तो फिर भ्रूण के निर्माण से क्या होगा, फिर एक शिशु का जन्म हो जाएगा। अब देखो इसमें हम एक और बात कर लेते हैं, तो जो नर युग्मक है, जो नर युग्मक है वो कहाँ से रिलीज होता है, जो नर युग्मक है वो रिलीज होता है वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं से, या कहेंगे टेस्टिस की सेमिनिफेरस टिब्यूल से। ठीक है, और जो फीमेल गैमेट है वो किसकी, अंडाणु की, या कहेंगे ओवरी की, अंडाणु की या अंडाशय की, किससे, ग्राफियन पुटिका जो होती है, क्या, ग्राफियन पुटिका, उनसे रिलीज होता है। आकाश मिश्रा, नया संतान बनता है। हाँ, चलो ये आपको पता है, ये पॉइंट भी हम चलो ऐड कर दे रहे हैं, आपके लिए पता होना चाहिए आपको कि कहां से रिलीज होते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि शुक्राणु, उसी का पार्ट लिख रहे हैं भाई। ठीक है, लैंगिक जनन का, शुक्राणु वृषण या कहेंगे हम टेस्टिस की शुक्रजनक या शुक्रजनन, कुछ भी लिख सकते हो आप, शुक्रजनक नलिकाएं या नलिकाओं, शुक्रजनक नलिकाओं को हम क्या कहेंगे, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहेंगे, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स से विकसित होता है, या कहेंगे सेमिनिफेरस टिब्यूल से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। शुक्राणु वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं से विकसित होता है। ठीक है, से विकसित होता है। जिन बच्चों ने ये हमारा पूरा, जब हम ये चैप्टर आपको करा रहे थे तब पढ़ा है, उनको पता होगा ये जो हम लिख रहे हैं अभी आंसर, कि आप उनको पता होगा। ठीक है, अगर हम बात करें अंडाणु की, ठीक है, अगर हम एग की बात करें, किसकी, मादा युग्मक की अगर हम बात करें, हाँ इस पॉइंट को कर दे रहे हैं,
चलो अब देखो, हमने ये शुक्राणु की बात कर ली, यानी कि जो मेल गैमेट था। अगर हम फीमेल गैमेट की बात करें या हम कहें मादा युग्मक, ठीक है, मादा युग्मक हमारे पास क्या है, एग है। तो अगर हम मादा युग्मक की बात करें तो मादा युग्मक अंडाशय यानी कि जो ओवरी है, ठीक है, क्या, अंडाशय की ग्राफियन पुट्टिकाएं, अंडाशय यानी कि ओवरी की, अंडाशय की ग्राफियन पुट्टिकाएं, ग्राफियन पुट्टिकाओं से विकसित होता है, ठीक है, ग्राफियन पुट्टिकाओं से क्या होता है, ये विकसित होता है। ये उसी का पार्ट है, लैंगिक जनन अभी जो हमने पढ़ा है, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो गया कि जो शुक्राणु है वो कहाँ से रिलीज होता है, या हम ये कहेंगे जो मेल गैमेट है उसका फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है। तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है जो वृषण है या जो टेस्टिस है उसकी शुक्रजनक नलिकाओं से। अगर हम फीमेल गैमेट की बात करें तो फीमेल गैमेट जो ओवरी है उसकी जो ग्राफियन पुट्टिकाएं हैं वहां से उसका फॉर्मेशन हो रहा है, या वहां से वो रिलीज हो रही है या बनकर विकसित हो रही है, बाहर आ रही हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को। देखो एक हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस क्वेश्चन है कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं। कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। देखो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल वे में बता दे रही हूँ कोलेस्ट्रम होता क्या है। देखो कोलेस्ट्रम होता है जब किसी मदर की जब डिलीवरी होती है, जब कोई, या कहेंगे जब कोई न्यूली बॉर्न बेबी पैदा होता है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि शिशु के जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावण, ऐसे लिख सकते हो, हाँ ये इजी रहेगा, आप लोगों को क्लियर भी रह जाएगा कि शिशु के जन्म के बाद, ध्यान से सुनेंगे, शिशु के जन्म के बाद दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावण, दुग्ध का स्रावण क्या कहलाता है, लैक्टेशन कहलाता है। दुग्ध का स्रावण क्या कहलाता है, लैक्टेशन कहलाता है, दुग्ध का स्रावण होता है। चलो अब यहीं पे समझ लीजिए, देखो हमने कहा है शिशु के जन्म के बाद जो दुग्ध ग्रंथियां हैं यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड हैं उनसे मिल्क रिलीज होता है। भाई बच्चा जब पैदा हुआ है, उसका जन्म हुआ है, तो जो मदर हैं उनसे जो मिल्क है वो भी रिलीज होगा, भाई बच्चे के लिए होगा कि नहीं, क्या होगा, मिल्क जो रिलीज होता है। तो अब जो फर्स्ट मिल्क होता है, ध्यान से सुनेंगे, जो फर्स्ट मिल्क होता है यानी कि माँ के शिशु के जन्म के बाद में माँ जो फर्स्ट मिल्क रिलीज करती है, ध्यान से सुनेंगे, हमने लिखा है कि शिशु के जन्म के बाद दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावण होता है, ठीक है, दुग्ध का स्रावण होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक दिनों में जो दुग्ध स्रावण होता है यानी कि जो मिल्क रिलीज होता है, यानी कि फर्स्ट डे, या कहेंगे जो फर्स्ट मिल्क होता है, तो हम यहां लिख सकते हैं प्राथमिक दिनों में दुग्ध का स्रावण क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है, ठीक है। प्राथमिक दिनों में दुग्ध का स्रावण क्या कहलाएगा, कोलेस्ट्रम कहलाएगा, कोलेस्ट्रम कहलाता है,
या हम ये कह सकते हैं कि किसी बच्चे के जन्म के बाद में जो मदर फर्स्ट मिल्क रिलीज करती हैं उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक मिल्क, कोलेस्ट्रम। हाँ, या हम देखो ऐसे लिख सकते हैं यहां पर किसी भी बच्चे के जन्म के बाद में, ठीक है, किसी भी बच्चे के जन्म के बाद मदर, ध्यान से सुनेंगे, मदर जो फर्स्ट मिल्क रिलीज करती हैं, मदर जो फर्स्ट मिल्क क्या करती हैं? रिलीज करती हैं, फर्स्ट मिल्क रिलीज करती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कह देते हैं? उसी को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसी को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। अब ये जो मिल्क होता है ये कैसा होता है? ये गाढ़ा होता है और हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है? ये गाढ़ा, हम लिख सकते हैं ये जो मिल्क होता है, ये मिल्क हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का, वह कैसा होता है? वह गाढ़ा होता है, गाढ़ा होता है। ये जो होता है यह शिशु के लिए, यह शिशु के लिए क्या होता है? यह शिशु के लिए संपूर्ण आहार होता है। कैसा होता है? यह शिशु के लिए संपूर्ण आहार माना जाता है। ठीक है, यानी कि जो शिशु ने जन्म लिया है, जो न्यूली बॉर्न बेबी है, उसके लिए ये क्या माना जाता है? संपूर्ण आहार माना जाता है। ठीक है, तो यह शिशु के लिए संपूर्ण आहार माना जाता है। ठीक है, अब कोलेस्ट्रम याद रहेगा आप सभी को, येलो कलर का होता है। हाँ, हल्का येलोइश होता है। ठीक है, हल्का येलोइश होता है, येलो कलर का, गाढ़ा होता है, और वो बच्चे के लिए एक कंप्लीट फूड का काम करता है, संपूर्ण आहार की तरह वो काम करता है। और इसमें क्या होता है? ये जो मिल्क होता है इसमें संपूर्ण पोषक पदार्थ जो है वो उपस्थित रहते हैं। ठीक है, इसमें संपूर्ण पोषक पदार्थ उपस्थित रहते हैं। ठीक है, उपस्थित रहते हैं, जो कि बच्चों की क्या करता है? प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, या नवजात शिशुओं में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। तो हम ये लिख सकते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाता है या इम्यूनिटी उत्पन्न करता है। तो जो नवजात शिशु में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, या कहेंगे बढ़ाता नहीं कहेंगे भाई, उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो बताएं फटाफट से, यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ, ये जो नवजात शिशु होता है वो उसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। वर्षापाल सही आंसर दिया है आपने। यस मैम, सौम्या कह रही हैं यस मैम क्लियर है, यस मैम क्लियर है, सौम्या। हाँ चलो ठीक है, कोलेस्ट्रम सभी को क्लियर हो गया है। चलो आज के सेशन को तो फिर हम यहीं खत्म करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक सभी को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा जितना भी हमने पढ़ाया है आपको, ठीक है। चलो आज के सेशन को हम यहीं खत्म करेंगे।
जितना भी आज हमने आपको पढ़ाया है उसका घर जाके रिवीजन जरूर करना है। घर जाके मतलब अभी तो आप घर पे ही हो, मतलब एक बार रिवीजन आपको जरूर करना है, ठीक है ना।